हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मॉल ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम एंड प्लाज्मा जो टॉपिक है हमारा, ये मुझे कमेंट में मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये टॉपिक बताया कि हाँ उन्हें इस पे लेक्चर चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सीरम एंड प्लाज्मा पे है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे सीरम एंड प्लाज्मा में क्या क्या डिफरेंस है और बेसिकली ये कहाँ होता है, कैसे कैसे इसका यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी। आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इजी होगा सीरम एंड प्लाज्मा को डिफ्रेंशिएट करने में। बहुत इजी टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, बहुत इजी वर्ड्स है इसमें। जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सीरम और प्लाज्मा के बीच में डिफ्रेंशिएट। ठीक है, सीरम एंड प्लाज्मा क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। सीरम एंड प्लाज्मा बेसिकली है क्या? ब्लड फ्लूइड पम्प्ड बाय द हार्ट दैट सर्कुलेट थ्रूआउट द बॉडी वाया द आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। फ्रेंड्स, जो ब्लड फ्लूइड, जो हमारा सीरम और प्लाज्मा है, ये बेसिकली क्या है? हमारे ब्लड फ्लूइड्स हैं। जो भी हमारा ब्लड बना है वो सीरम और प्लाज्मा से ही बना हुआ है। और ये क्या करता है? पंप करता है हार्ट में। हार्ट इस ब्लड को पंप करता है और सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू और कैपिलरीज के थ्रू। ये तीन क्या करते हैं? हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा एंड देन सर्कुलेट किससे होता है? आर्टरी से, वेन से और कैपिलरी से, जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, ब्लड को। एन एडल्ट मैन ऑफ एवरेज साइज नॉर्मली हैज़ अबाउट 5.6 लीटर ऑफ ब्लड। फ्रेंड्स, वो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कभी कभी ये पूछते हैं कि जो एवरेज मैन, एडल्ट मैन है, उनके अंदर, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उनके अंदर कितना ब्लड होता है, कितने लीटर ब्लड होता है। कभी कभी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कभी कभी पेशेंट पूछ लेते हैं कि हाँ मैडम आप या सर आप मुझे ये बताइए कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है। तो उन्हें ये नहीं पता होता। तो उनकी नॉलेज के लिए हम जानते हैं कि जो एक नॉर्मल एडल्ट मैन है, वुमेन है, उनके अंदर कितना लीटर खून होगा? 5.6 लीटर ब्लड होगा। ठीक है, Although blood appears to be red liquid, it actually composed of yellowish liquid called plasma and billions of cells. ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्लड है ये क्या है? लिक्विड है। ब्लड हमारा लिक्विड है, तभी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो येलोइश कलर होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। वो येलोइश कलर कब दिखता है? जब हम प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं ब्लड से। ठीक है, ब्लड किससे बना हुआ है? हमारा सेल और प्लाज्मा से। यानी प्लाज्मा के अंदर सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिससे क्या बना हुआ है? ब्लड बना हुआ है हमारा, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। किसके थ्रू? आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के थ्रू। प्लाज्मा इज अ क्लियर straw colored liquid portion of the blood in which the other cell are suspended. फ्रेंड्स, जो हमारा प्लाज्मा होगा वो काफ़ी क्लियर होता है अकॉर्डिंग टू जो अदर सेल सस्पेंशंस हैं उनके अगेंस्ट में। ठीक है, सीरम इज द अनडाइल्यूटेड। ओके, जो सीरम है हमारा, हम उसे किसी के साथ डाइल्यूट नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा सेलुलरली पोर्शन ऑफ ब्लड आफ्टर एडुकेट कोएगुलेशन इज कंप्लीट। ओके, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है जो ब्लड का, वो क्या करता है? कोएगुलेशन कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो सीरम है हमारा, उसमें क्या होगा? सीरम क्या होता है? जब हम ब्लड को सेपरेट करते हैं, क्लॉटेड ब्लड को, नोट ब्लड, क्लॉटेड ब्लड को जब सेपरेट करते हैं तो क्या होता है? उसमें से हमें सीरम मिलता है जो येलोइश कलर का होता है। एंड ये क्या होता है? जो हमारा सीरम होता है ये अनडाइल्यूटेड होता है। इट मीन्स ये वाटर के साथ डाइल्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, इन लैबोरेटरी दे कैन बी सेपरेटेड एंड मेजर्ड इन ऑर्डर टू हेल्प विद द डायग्नोसिस ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ डिजीजेस। फ्रेंड्स, क्या होता है? लैब में हमें टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल लेते हैं। ठीक है, उस ब्लड सैंपल से हम सीरम कलेक्ट करते हैं और प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं। काफ़ी जो हमारी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो हमारे सीरम से ही लगते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? जो लेबोरेटरी पर्पस के लिए जो हम सैंपल लेते हैं
उसको बेसिकली क्या करते हैं, डिजीज़ को मॉनिटरिंग, डिजीज़ को डिफाइन करने के लिए कौन सी डिजीज़ हुई है, क्या हमारे अंदर कमी है, क्या ज़्यादा हो रहा है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल लेते हैं जिसमें से हम सीरम सेपरेट करते हैं। तो सीरम क्या करता है, डायग्नोस करने में हेल्प करता है डिजीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्हाट इज़ प्लाज्मा। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या क्या होता है, जो ब्लड है बेसिकली किससे बना हुआ है, ये कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता है और इसका क्या रोल है इन लेबोरेटरी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा किसे कहते हैं। ठीक है, ओनली द प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ क्लियर, ओके, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इन विच द अदर सेल आर सस्पेंडेड। ओके, ये क्या है, प्लाज्मा एक क्लियर है, प्लाज्मा क्लियर होता है। ठीक है, येलोइश नहीं, ये क्लियर होता है, प्लाज्मा हमें क्लियर दिखता है, स्ट्रॉ कलर होता है, इसका लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का। ठीक है, अदर सेल्स आर सस्पेंडेड, और इसमें अदर सेल्स भी सस्पेंडेड होते हैं। और इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लाज्मा किस किस से बना हुआ है, वाटर से, प्रोटीन से, डिजॉल्व सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, डिजॉल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। इन सब से क्या बना है, हमारा प्लाज्मा बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ 90 to 92% वाटर। ओके, जो हमारा प्लाज्मा है इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो कितना है, 90 to 92% वाटर प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्लाज्मा इज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किस किस को, फॉर सेल्स, मतलब सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस वाइटल टू द ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। ओके, जो प्लाज्मा है वो ह्यूमन और एनिमल बॉडी दोनों में प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है सेल्स को जो पहुंचाना है। बेसिकली फ्रेंड, सेल्स को चाहिए क्या, सेल्स को वाटर चाहिए, ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्ट मीडियम में हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए। और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा हमारा एक ट्रांसपोर्ट मीडियम हो गया हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तभी सेल्स को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सेल्स अपना काम कंप्लीटली परफेक्टली कर पाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड डिपेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। प्लाज्मा क्या करता है, प्रोटीन्स कंटेन करता है और ब्लड क्लॉटिंग, फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। अच्छा, डिफेंडिंग मतलब क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कंटेन करेगा, और जो ब्लड क्लॉटिंग है और ब्लड क्लॉटिंग में, और जो है इसका डिफेंडिंग है, डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे, इन्फेक्शन से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो प्रिपरेशन है और उसका सेपरेशन है कैसे करते हैं। प्रिपरेशन मतलब हो गया कैसे प्रिपेयर करना है, एंड देन सेपरेशन यानी ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। ओके फ्रेंड्स, द ब्लड इज मिक्स्ड विद एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट लाइक। ठीक है, जो ब्लड है उसे प्रॉपरली मिक्स करेंगे अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट के साथ। ठीक है, सो हमारा एंटीकोगुलेंट कौन सा है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। हमारे पास फ्रेंड्स EDTA की लेवेंडर टॉप वायल होती है, जिसके अंदर हम हैमेट के जितने भी टेस्ट हैं उसमें करने के लिए हम लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR होता है, जो भी हीमोग्लोबिन के टेस्ट हैं, जो भी टेस्ट है उसके लिए हम क्या करते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड वायल लेते हैं, EDTA वायल लेते हैं। EDTA जो हमारा लेवेंडर टॉप वायल है उसके अंदर ये एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इनहिबिट करता है क्लॉट को। इनहिबिट का मतलब क्लॉट होने से, ब्लड को क्लॉट होने से रोक देता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, EDTA वायल के अंदर ब्लड सैंपल लेंगे, उसको जेंटली मिक्स करेंगे। ठीक है, विग्रस शेक नहीं करना है, जेंटली मिक्स करना है। उसे मिक्स करने के बाद उसमें अच्छी तरह एंटीकोगुलेंट अगर मिक्स हो गया है, उसे अप्रोप्रिएट अमाउंट में फिल करना है ब्लड। अगर आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं, आप देखेंगे कि ट्यूब के ऊपर एक मार्किंग होती है,
ट्यूब के ऊपर जब मार्किंग होती है वहाँ तक ही हमें ब्लड फिल करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई विल शो यू वायल। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये EDTA वायल है। ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा है EDTA, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड वायल। ठीक है, इसमें वैक्यूम होता है। आप जानते हैं वैक्यूम से जो ब्लड लेते हैं इसमें वैक्यूम होता है, इजीली ब्लड आ जाता है। वो बहुत इजी प्रोसीजर है सिरिंज से। ठीक है, इसमें क्या है, ये आप मार्क देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो स्पॉट दिख रहा है आपको, इसमें जो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है वो सिर्फ इतने तक ही ब्लड को क्लॉट होने से रोक सकता है। अगर आप इससे ऊपर मार्किंग तक, इससे ज़्यादा ऊपर मार्किंग तक अगर आप फिल कर देते हैं ब्लड को, तो उसमें क्या होगा, फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जब भी कलेक्शन करेंगे इसमें जो हमारा ब्लैक स्पॉट है यहाँ तक हम ब्लड कलेक्शन करेंगे एंड ये जेंटली मिक्स करेंगे। कितने टाइम, 5 to 8 टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, हल्के से। अगर आप विग्रसली शेक करते हैं तो क्या होता है, ब्लड हीमोलाइज हो जाता है। और जो आप प्लाज्मा सेपरेट करेंगे वो भी हीमोलाइज होगा, उसके अंदर क्या होगा, ब्लड RBCs आ जाएंगी। सो उससे क्या होगा, टेस्ट में भी क्लियर नहीं आ पाएगा, आपकी वैल्यूज एबनॉर्मल आएंगी। ठीक है, दिस प्रिपरेशन शुड बी मिक्सड इमीडिएटली एंड थ्रूली टू अवॉइड क्लॉटिंग। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम जो प्रिपरेशन करेंगे मिक्स करेंगे, इमीडिएटली करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे और अवॉइड करेंगे क्लॉटिंग को। अगर आपने ब्लड सैंपल ले लिया तो आप ऐसा नहीं है कि उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ब्लड सैंपल जैसे ही लिया आपने, आप उससे शेक करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ब्लड तब तक क्लॉट हो चुका होगा, एंटीकोगुलेंट मिक्स नहीं होगा। एंटीकोगुलेंट को 5 to 8 टाइम जब शेक करेंगे तभी मिक्स होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, द सॉल्यूशन इज देन सेंट्रीफ्यूज फॉर 5 to 10 minutes at 2000 RPM to 2500 RPM। ओके, जो सॉल्यूशन है, जो हमारे पास सैंपल है वायल के अंदर, अब हम क्या करेंगे, इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5 to 10 मिनट एट 2000 RPM टू 2500 RPM पे। फ्रेंड्स, आपको RPM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रेवोल्यूशन पर मिनट। बेसिकली बहुत जगह पूछा जाता है आपको, आपके जितने भी वाइवा वगैरह होंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो RPM हम पढ़ते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट। आप याद रखेंगे। ठीक है, सो सोल्यूशन को हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया 5 to 10 मिनट के लिए 2000 to 2500 RPM पे। एंड देन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे फ्लूइड को एंड देन लेबल प्रॉपरली। उसको लेबल भी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया है आपको सैंपल कलेक्शन में कि आप जब भी सैंपल कलेक्ट करते हैं पहले पूरी डिटेल लिखनी है कि आपने किसका सैंपल कलेक्ट किया है, प्लस में आपको डेट भी पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमारे पास ये ट्यूब है, ये वायल है जिसके अंदर हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया है ब्लड सैंपल को। अब इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो स्टैक फॉर्म में हो गया है वो है हमारा RBC में से WBC प्लेटलेट बीच में आ गए हैं सेंटर में, एंड देन जो प्लाज्मा है, जो हमारा क्लियर प्लाज्मा है, ये आ गया है सबसे ऊपर। ठीक है, ये जो सेपरेशन हुई है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। एंड WBC प्लेटलेट क्या होगा, वो जो RBC है उसकी ऊपर की जो पतली सी लेयर होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, WBC एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड प्लाज्मा हमारा सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है। जो ये ट्यूब हमने ली है EDTA ट्यूब, इसमें क्या है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, तो हमें लिखा है विद एंटीकोगुलेंट। ठीक है, ये वायल एंटीकोगुलेटेड ब्लड है क्योंकि इसके अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। और कौन सा एंटीकोगुलेंट है फ्रेंड्स, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। अब हम पढ़ते हैं सीरम। अभी तक हमने देखा कि प्लाज्मा जो है वो क्या काम करता है और उसका प्रिपरेशन एंड सेपरेशन क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीरम। ठीक है फ्रेंड्स, प्लाज्मा समझ में आ गया आपको। अब पढ़ते हैं हम सीरम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्लाज्मा और सीरम ऐसा टॉपिक है जो बहुत
पूछा जाता है, हर जगह पूछ लेता है, कोई भी पूछ लेता है कि हाँ ब्लड और सीरम, जो प्लाज्मा और सीरम है उसके बीच में डिफरेंशिएट कीजिए कि सीरम किसे कहते हैं और प्लाज्मा किसे कहते हैं। आप सीरम का सैंपल किस में लेंगे, प्लाज्मा का सैंपल किस में लेंगे। आपको वाइवा, इंटरनल, एक्सटर्नल जितने भी होते हैं उसमें बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि प्लाज्मा और सीरम किसे कहते हैं। मैं आपको इसकी समरी भी बताऊंगी जो बहुत ईजी चार्ट में मैंने बना रखा है, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सीरम, द क्लियर लिक्विड दैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड। ओके, ये क्लियर लिक्विड है। बेसिकली जो प्लाज्मा और सीरम है ये लिक्विड ही फॉर्म में है क्योंकि ये ब्लड से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर लिक्विड है जो सेपरेट किया हुआ है क्लॉटेड ब्लड से। मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, एक डिफरेंशिएट आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ये क्लॉटेड ब्लड से सेपरेट किया हुआ है सीरम, जबकि एंटीकोगुलेट ब्लड जो होता है, एंटीकोगुलेटेड ब्लड जो है उसमें क्लॉटेड ब्लड नहीं होता, यानी वो विदाउट क्लॉटिंग ब्लड है जिससे प्लाज्मा सेपरेट हुआ है। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट याद रखना फ्रेंड्स। ब्लड सीरम इज अबाउट 90% वाटर विद डिजॉल्व प्रोटीन्स, मिनरल्स, हॉर्मोन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, जो हमारा ब्लड सीरम है इसके अंदर कितना होता है, 90% वाटर होता है, यानी फिक्स है कि इसके अंदर 90% वाटर होगा। बट जो प्लाज्मा है उसमें कितना है, 90 to 92% वाटर है, यानी सीरम से ज़्यादा वाटर किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, डिजॉल्व प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, हॉर्मोन्स होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, और ये हमारा सबसे अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट का। फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट होता है बेसिकली किससे होता है, सीरम से ही होता है। प्लाज्मा से इलेक्ट्रोलाइट का सैंपल टेस्ट नहीं होता लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, सीरम डज नॉट कंटेन वाइट और रेड ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, जो हमारा सीरम है इसमें वाइट रेड सेल्स नहीं होंगी, वाइट और रेड सेल्स नहीं होती हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्लेन वायर लेते हैं। ये हमारा प्लेन ट्यूब है, प्लेन ट्यूब में क्या होता है, कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। अगर इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते तो क्या होता, इसे क्लॉट होने से रोक देता। ठीक है, इसमें क्लॉट एक्टिवेटर है जो क्या करता है, इजीली ब्लड को क्लॉट कर देता है। ठीक है, मेरे पास एक और वायल है जो हमारी येलो टॉप वायल होती है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये जेल प्रेजेंट है जो क्या करता है, सीरम सेपरेटर का काम करता है। एक गुड सीरम सेपरेटर है। ये क्या करता है, जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, जेल के नीचे आ जाती हैं, और जो जितने भी सीरम है वो क्या करती हैं, जेल के ऊपर आ जाती हैं। और ये क्या आता है, इसकी बेनिफिट ये है कि ये जल्दी मिक्स नहीं होता। अगर आप इस वाली ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, बाय चांस गलती से आपका हाथ हिल गया तो क्या होता है, कभी कभी सीरम के साथ ब्लड मिक्स हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जो ट्यूब है हमारी, ये बहुत यूज़फुल है, और बेसिकली लेबोरेटरी में आप देखेंगे तो हमारी येलो टॉप ही यूज़ होती है, रेड टॉप बहुत रेयर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सो फ्रेंड्स क्या होगा, जो सीरम है वो कंटेन नहीं करता, वो है वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीरम का प्रिपरेशन एंड सेपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, द ब्लड इज अलाउड टू क्लॉट एट रूम टेम्परेचर फॉर 15 to 30 मिनट। ठीक है, हमने ब्लड सैंपल लिया पेशेंट का और रूम टेम्परेचर पे सैंपल को छोड़ दिया 15 से 30 मिनट के लिए। वैन द ब्लड हैज़ क्लॉटेड कम्प्लीटली देन सेंट्रीफ्यूज फॉर 5 to 10 मिनट्स एट 2500 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको कहते हैं आरपीएम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बात पता है कि हमने इसे रूम टेम्परेचर पर क्यों छोड़ा 15 से 30 मिनट के लिए, समझिए इसे। अगर हमने पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, अगर हम उसे उसी टाइम पर सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो ब्लड हीमोलाइज हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड सैंपल लेते हैं और 15 से 30 मिनट के लिए सैंपल को छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे। जब वो क्लॉट हो जाता है उसे फिर क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं 2500 आरपीएम पे या 3000 आरपीएम पे 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर क्या करते हैं, उसमें से सीरम सेपरेट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको आरपीएम की फुल फॉर्म, रेवोल्यूशन पर मिनट, आपको ये याद रखना है।
ठीक है। फाइनली दिस सुपरनेटेंट फ्लूइड इज दैन सेपरेटेड मेकिंग यूज अ पास्चर पिपेट एंड लेबल अकॉर्डिंगली। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा सुपरनेटेंट आया है आप इस डायग्राम में दे सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज के बाद जो हमारा सुपरनेटेंट आया है ये बेसिकली क्या है, हमारा सीरम है। और जो नीचे हमारा जो नीचे स्टैक फॉर्म में है ये हमारा क्लॉटेड ब्लड है जो क्लॉट हो चुका है। ठीक है, इसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो प्लाज्मा और सीरम है हमारा इंट्रोडक्शन एंड उसका प्रिपरेशन सेपरेशन आपको जितना भी बताया है वो बेसिकली उसमें उतना ही है। अब बारी आती है समरी की। इन दोनों के बीच में हमने क्या क्या डिफरेंस पढ़ा वो मैं बताऊंगी समरी के अंदर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बेसिकली क्या है हमारा प्लाज्मा और सीरम। प्लाज्मा क्या है हमारा, फ्लूइड ऑब्टेन्ड व्हेन एंटीकोगुलेंट ब्लड हैज़ बीन सेंट्रीफ्यूजेस। ओके, सो जो एंटीकोगुलेंट ब्लड है हमारा, जो ईडीटीए वायल है जिसमें हमारा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, उस वायल को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तभी हमें प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, अब सीरम क्या है, फ्लूइड ऑब्टेन्ड व्हेन कोएगुलेटेड ब्लड हैज़ बीन सेंट्रीफ्यूजेस। ओके, जो हमारा कोएगुलेटेड ब्लड है, एंटीकोगुलेंट नहीं, कोएगुलेटेड ब्लड है जो हमने करेंटली कलेक्ट किया है पेशेंट से इन प्लेन वायल में, इसको सेंट्रीफ्यूज करने पे जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड सीरम। ठीक है फ्रेंड्स, एंटीकोगुलेंट्स आर नीडेड फॉर सेपरेशन। अगर हमें प्लाज्मा चाहिए टेस्ट के लिए तो हमें किसकी नीड होगी, एंटीकोगुलेटेड ब्लड की, जिसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट हो, जो ब्लड को क्लॉट ना होने दे। और जब हमें सीरम की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा एंटीकोएगुलेंट आर नॉट नीडेड। एंटीकोगुलेंट ब्लड हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने एंटीकोगुलेंट यूज़ किया तो वो प्लाज्मा मिलेगा, ना कि सीरम। ठीक है, फिब्रिनोजेन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। फिब्रिनोजेन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट प्रोसेस को प्रोसीड करता है और एंटीकोगुलेंट को रोक देता है। ठीक है, मतलब क्लॉटिंग को रोक देता है फिब्रिनोजेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिब्रिनोजेन इज एब्सेंट। अब सीरम के अंदर तो फिब्रिनोजेन एब्सेंट होगा ही, क्लॉट एक्टिवेटर नहीं है। मतलब फिब्रिनोजेन क्या करता है, जो हमारा प्लाज्मा में क्या है, एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट फिब्रिनोजेन क्या करेगा, क्लॉटिंग प्रोसेस को ब्रेक कर देगा, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। अब फिब्रिनोजेन जिसके अंदर एब्सेंट है, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं, तो क्या होगा, सीरम में क्लॉट होगा। ठीक है, इसमें अगर ब्लड में क्लॉट हुआ जिससे हमें क्या मिलेगा, सीरम मिलेगा। सो सीरम में क्या होता है, फिब्रिनोजेन एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा does not need standing, it could be centrifuged as soon as it has been mixed thoroughly. Okay, जो प्लाज्मा है उसको सेपरेट करने के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में रखना ज़रूरी नहीं है। उसे आप अगर आपको जल्दी सैंपल चाहिए तो उसे आप उसे मिक्स करके थ्रूली उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, प्लाज्मा के केस में होता है। बट सीरम के केस में मैंने आपको अभी बताया कि उसे 15 से 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है, उसके बाद ही सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। कितने आरपी, 2500 to 3000 RPM पे हम उसे 5 से 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, सीरम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लाज्मा इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट हु लैक ब्लड सेल्स। ओके, जिस पेशेंट का ब्लड सैंपल, किसको ब्लड सेल्स चढ़ाया जाता है, जिसके अंदर कमी है, जिसके अंदर खून की कमी है, उसे हम प्लाज्मा डिलीवर कर सकते हैं उस पेशेंट को। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, एक एक्सीडेंट के केस में भी हो सकता है। अगर किसी का ब्लड लॉस हो गया है तो उसे अगर ब्लड चढ़ाना है तो उसे हम इसमें प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं। सो सीरम is the most preferred part of the blood used in checking blood groups and the diagnosis of disease. सीरम किस में काम आता है, इसमें क्या है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप चेक करना हो उसके अंदर काम आता है, और कई सारे डिजीज़ को डायग्नोस करने के भी काम आता है। सो जो हमारा प्लाज्मा है और सीरम है, बेसिकली उनके बीच में डिफ्रेंशिएट और भी हैं, और भी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है, बट जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन है वो यही है।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि DMLT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसका बेनिफिट ले सके। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक प्लाज्मा एंड सीरम यहीं पे फिनिश होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी हेमेटोलॉजी से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक है आपका, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, उस पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको थोड़े ही दिनों में प्रोवाइड, 2 से 3 दिन लगते हैं इसे, सो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर अनदर कोई क्वेश्चन है आपकी, तो क्वेरी है, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।